Good morning. Today we will discuss before 1937 Shariat Act, how the problems were solved by the court of law on the family matters of the Muslims. 1937 के पहले पारिवारिक विषयों से संबंधित मामलों का निस्तारण कोर्ट के द्वारा कैसे होता था, किस विधि के द्वारा होता था, इस पर हम पहले चर्चा करेंगे। इसके बाद शरीयत एक्ट 1937 है क्या, धारा 2 क्या है, धारा 3 क्या है, धारा 6 क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम इस 2 विषय पर चर्चा करेंगे। आपको हम बता दें, 1937 के पहले भारत में आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था। हम सभी लोग अंग्रेजों के शासन के अधीन जीवन यापन कर रहे थे और उस दौर में ऐसा कोई यूनिफॉर्म रूल, सार्वभौमिक नियम नहीं बना था जिससे कि मुस्लिम्स के, हिंदू के पारिवारिक विषयों का निस्तारण किया जा सके। कुछ ऐसे कानून थे, वह कानून कौन कौन से थे? पंजाब लॉज एक्ट 1873, पंजाब लॉज एक्ट 1872, यह एक ऐसा अधिनियम था। इस अधिनियम के सहयोग से पंजाब के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी विवाद मुस्लिम्स के बीच, पारिवारिक विवाद मुस्लिम्स के बीच उत्पन्न होता था, तो उसका निस्तारण किया जाता था। मद्रास सिविल कोर्ट्स एक्ट, मद्रास सिविल कोर्ट्स एक्ट, अवध लॉज एक्ट, 1873, 1876, 1873, 1876 और लास्ट में बंगाल आगरा असम सिविल कोर्ट्स एक्ट, बंगाल आगरा असम, बंगाल आगरा आगरा असम सिविल कोर्ट्स एक्ट, सिविल कोर्ट्स एक्ट 1887। एक 4 प्रकार के अधिनियम थे। 4 अधिनियम ऐसे थे जो मुस्लिम्स के पारिवारिक विषयों से संबंधित विवादों का निस्तारण करते थे। उसमें मुख्य रूप से जो था वो पंजाब लॉज एक्ट 1822, मद्रास सिविल कोर्ट्स एक्ट 1873, अवध लॉज एक्ट 1876 और बंगाल आगरा असम सिविल कोर्ट्स एक्ट 1887। इसके तहत मुकदमों का निस्तारण कोर्ट के द्वारा किया जाता था। आगे चलकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सार्वभौमिक नियम न होने के कारण हिंदूज में, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस, पारसी सभी धर्मों के संप्रदाय के मानने वाले लोगों में एक समस्या थी। उस समस्या के निस्तारण हेतु एक यूनिफॉर्म कानून लाया गया। उस यूनिफॉर्म कानून का नाम था द शरीयत एक्ट 1937। शरीयत एक्ट, द शरीयत एक्ट, SHARIA, शरीयत एक्ट 1937। शरीयत एक्ट 1937 अस्तित्व में लाया गया अंग्रेजों के द्वारा। यह एक सार्वभौमिक नियम था और ऐसा एहसास किया गया
उस दौर के शासकों के द्वारा कि क्यों न हिंदुओं के लिए पारिवारिक समस्याओं के निस्तारण के लिए क्यों न एक अलग कानून रहे, एक अलग अधिनियम भी रहे। मुस्लिम्स के पारिवारिक समस्याओं के निस्तारण के लिए क्यों न एक अलग कानून, एक अलग अधिनियम भी रहे। क्रिश्चियंस के लिए होना चाहिए, पारसीज के लिए भी होना चाहिए, ज्यूस के लिए होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा एहसास किया गया, ऐसा महसूस किया गया उस दौर के शासन करने वाले शासकों के दिल और दिमाग पर कि क्यों न एक सार्वभौमिक नियम बने। उसी सार्वभौमिक नियम हेतु एक द शरीयत एक्ट 1937 अधिनियम आया और इस अधिनियम का एक उद्देश्य था कि इसमें धारा 2 के तहत विषय निर्धारित किए गए, पारिवारिक विषय निर्धारित किए गए और उस पारिवारिक विषय के अंतर्गत यदि कोई समस्या आती है तो उसका निस्तारण शरीयत एक्ट के अधिनियम के अनुसार ही होगा, उससे इतर नहीं होगा, उससे अलग किसी और कानून के सहयोग से नहीं होगा। वह सिर्फ और सिर्फ शरीयत एक्ट के कानून के आधार पर ही होगा। तो धारा 2 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इसमें कहा गया है इफ द कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज आर मुस्लिम बाय रिलीजन मुस्लिम, अगर दोनों पक्ष मुस्लिम हैं, हिंदू दोनों पक्ष वादी और प्रतिवादी मुस्लिम हैं और विषय पारिवारिक है तो उसका निस्तारण शरीयत एक्ट के द्वारा होगा। और सिर्फ इसीलिए सेक्शन 2 में लिखा है वेयर बोथ द पार्टीज आर मुस्लिम द रूल्स ऑफ डिसीजन शैल बी मुस्लिम लॉ, द रूल ऑफ डिसीजन शैल बी मुस्लिम लॉ। तो उसमें कौन कौन से विषय थे, मैं आपको 10 विषय बताता हूं। उसमें प्रथम है इंटी स्टेट सक्सेशन, नंबर 1 इंटी स्टेट सक्सेशन, इंटी स्टेट सक्सेशन, उत्तराधिकार से संबंधित स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द फीमेल, महिलाओं के लिए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स, महिलाओं के लिए जो संपत्ति है या फीमेल। नंबर 3 मैरिज, निकाह इसको कहेंगे NIKA। नंबर 4 डाइवोर्स। नंबर 5 एडॉप्शन, मेंटेनेंस, डावर, मेंटेनेंस। नंबर 6 डावर, मेंटेनेंस, डावर। गार्जियनशिप, गिफ्ट, गिफ्ट, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और नंबर 10 धारा 2 के तहत सेक्शन 2 के तहत यह शरीयत एक्ट में निर्धारित किया गया है कि 10 ऐसे विषय हैं, पारिवारिक विषय हैं, इन्हीं विषयों को पारिवारिक विषय माना जाएगा। और इस विषय से संबंधित यदि विवाद के दोनों पक्षकार मुस्लिम हैं तो उसका निस्तारण शरीयत एक्ट के द्वारा होगा। उसमें पहला है इंटी स्टेट सक्सेशन, कैसे उत्तराधिकार विषय जो है यह एक पारिवारिक विषय है। महिलाओं से संपत्ति संबंधित यह पारिवारिक विषय है। विवाह से संबंधित विषय पारिवारिक विषय है। तलाक डिवोर्स यह एक पारिवारिक विषय है। भरण पोषण मेंटेनेंस यह पारिवारिक विषय है। डावर मेहर यह एक पारिवारिक विषय है। गार्जियनशिप कैसे होगा, कैसे निर्धारित होगा, किसको हम गार्जियन कह सकते हैं, यह पारिवारिक विषय है। कैसे आप दान किसी को देंगे, यह पारिवारिक विषय है। ट्रस्ट संपत्ति कैसे गठित होगी, यह पारिवारिक विषय है। और वक़फ़ है क्या, जब हम वक़फ़ चैप्टर का अध्ययन करेंगे इस पर हम विस्तृत तौर से आपको बताएंगे। और ये भी आगे कहा गया है कि कस्टम और यूसेजेस कॉन्ट्रेरी टू द शरीयत एक्ट शैल नॉट बी
कंसीडर्ड, shall not be taken into consideration। ऐसा कोई रूढ़ी, ऐसी कोई परंपरा जो शरीयत एक्ट के नियम के विरुद्ध है, तो उसको वह विचारणीय नहीं होगा, उस पर विचार नहीं निर्धारित किया, विचार करते हुए निर्धारण नहीं होगा। और मोहम्मद यूनुस वर्सेस एक केस है मोहम्मद यूनुस का। मोहम्मद यूनुस, इसको नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद यूनुस वर्सेस सैदुल निसा। मोहम्मद यूनुस वर्सेस सैदुल निसा, सैदु SYED निशा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इस मुकदमे में 1962 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, एनी कस्टम और यूसेज व्हिच इज कॉन्ट्रेरी टू द शरीयत एक्ट, कॉन्ट्रेरी टू द मुस्लिम लॉ, कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन मुस्लिम लॉ। एडॉप्शन, आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, ऐसा कोई कस्टम और यूसेजेस, रूढ़ी या परंपरा जो मुस्लिम लॉ के विरुद्ध है, वह विचारणीय नहीं होगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा धारा 13, धारा 3 क्या कहता है। धारा 3 स्पष्ट रूप से कहता है, कुछ ऐसे विषय हैं जैसे बताया गया है कि एडॉप्शन, विल्स एंड लीगेसी। एडॉप्शन, विल्स एंड लीगेसी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसको पारिवारिक विषय के अंतर्गत अधिनियम में नहीं माना गया है या नहीं समाहित किया गया है। अगर इस तरह के विषय आते हैं तो इसकी स्थिति क्या होगी? इसकी स्थिति बहुत कुछ निर्भर करेगा उस व्यक्ति विशेष के ऊपर, उस पक्षकार के ऊपर जो निर्णय चाहता है। अगर वह लिख कर कहता है कि वह मुस्लिम है और अनुच्छेद धारा 21 के तहत वह सक्षम है, सारी सक्षमता के मापदंड को पूरा करता है भारतीय संविधान अधिनियम में जो निर्धारित किया गया है, और भारत ही इज रेजिडेंट ऑफ द टेरिटरी, जहां पर यह अधिनियम चल रहा है, जहां पर अधिनियम यह अपना विस्तार लिए हुए है, उस विस्तार सीमा के तहत वह रहता है। ये तीनों चीज लिख के देगा और यह भी लिखेगा कि he wants to having a judgment on the basis of Shariat Act, then the Shariat Act shall be applicable on the matter of adoption। इस तरह के विषयों को आप धारा 2 में जो 10 विषय निर्धारित किए गए पारिवारिक मुस्लिम के, उसमें ये विषय नहीं आ रहे। लेकिन यदि ये तीनों चीज अपनी स्पष्ट रूप से कोर्ट को यह लिख के देते हैं, वह मुस्लिम है और वह सक्षम है, और जिस सीमा क्षेत्र के तहत अधिनियम का प्रभाव है उस सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ही वे रहने वाले हैं, और वे चाहते हैं कि इन विषयों का निस्तारण भी मुस्लिम विधि के तहत हो अर्थात शरीयत एक्ट के द्वारा हो, तो उसका निस्तारण भी शरीयत एक्ट के द्वारा होगा। लेकिन पहले आपको लिखित डिक्लेरेशन आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। अब आगे चलिए, मैटर है कुछ और मैटर है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड, चैरिटीज एंड चैरिटेबल एंडोमेंट। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, चैरिटेबल एंडाउमेंट्स, एंड चैरिटी, ये तीनों विषय भी पारिवारिक विधि की विषय वस्तु में नहीं समाहित किया गया है। तो इसकी भी बात स्पष्ट है। इसमें क्या है, शरीयत एक्ट, इट इज ए सेंट्रल लेजिस्लेशन एंड
agriculture lands, charitable endowments and charities, these are state matters. And state can, by amendment, apply the Muslim law. But it is up to the state whether he wants to apply Muslim law or not. इन तीनों विषयों पर जो पारिवारिक विषयों में नहीं समाहित किया गया शरीयत एक्ट के तहत, मुस्लिम लॉ के तहत, तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपने लोकल टेरिटरी के लिए कानून बनाए हैं और जो नहीं बनाए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वह स्पष्ट रूप से लिखते हैं आंध्र प्रदेश and Tamil Nadu, these are two states where they have amended and they have incorporated, they have added these three subjects and stated that the Muslim law shall be applicable. इन तीनों विषयों पर भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मेरे कहने का अर्थ है जहां पर राज्य सरकार कानून नहीं बनाया है वहां पर लोकल लॉ के तहत इतने विषयों का निस्तारण होगा यदि दोनों पक्षकार मुस्लिम हैं। यदि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसी स्थिति है तो मुस्लिम लॉ के तहत गवर्न होगा और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कैसे विषयों का निस्तारण करें। आगे चलकर क्या हुआ है, इस सेक्शन 3 पे चर्चा हो गया, हो गया सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कह रहा है? सेक्शन 6 कहता है कि कुछ ऐसे धाराएं हैं जो विवादास्पद है, उन धाराओं को रिपील किया गया है, जैसे 26, 16, 35, 26, 16, 35 सेक्शन धारा 5, ये सब धाराएं जैसे बॉम्बे रेगुलेशन एक्ट, बॉम्बे रेगुलेशन एक्ट 1827, दूसरा है मद्रास सिविल कोड्स एक्ट, और सेक्शन 3 ऑफ अवध लॉज एक्ट, 1876 और पंजाब लॉज एक्ट 1875। एक कुछ ऐसी धाराएं हैं स्पष्ट रूप से लिखी जिनको रिपील कर दिया गया, जिनको हटा दिया गया है और हटाई हुई धाराओं के अतिरिक्त और जो धाराएं उनकी भावी संचालित करने की, अर्थात इन धाराओं का सहयोग लेते हुए कोर्ट निर्णय दे सकता है और वह निर्णय बाध्य माना जाएगा, बाध्यकारी माना जाएगा और वैध माना जाएगा। तो आज मैंने बताया शरीयत एक्ट के पहले कैसे विवादों का निस्तारण किया जाता था, पारिवारिक विषयों का निस्तारण कैसे किया जाता था। मैंने बताया शरीयत एक्ट कब आया, शरीयत एक्ट की धारा 2 क्या कहती है, पारिवारिक विषय है क्या, कस्टमर यूसेजेस का क्या स्थिति है, मुस्लिम लॉ के अगर विरुद्ध है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। और जैसे कुछ विषय हैं जिसमें मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर लैंड्स, चैरिटेबल एंडाउमेंट, चैरिटीज, एडॉप्शंस, विल्स एंड लीगेसीज, ऐसे विषय हैं, इनकी क्या स्थिति इस पर भी मैंने आपको बताया और कौन कौन सी धाराएं रिपील की गई। थैंक यू वेरी मच। टुमारो वी विल डिस्कस द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल्स कौन कौन से हैं। थैंक यू।